हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप लोगों के लिए आज आधुनिक भारतीय इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय 1857 के विद्रोह का स्वरूप का विश्लेषण ये टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इतिहासकारों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह बताया था, सैनिक विद्रोह अर्थात सिपाहियों का विद्रोह। कुछ विद्वानों ने इसे धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी है, अर्थात हिंदू मुस्लिम ईसाई और हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र। कुछ इतिहासकारों ने इसे श्वेत और कालों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए संघर्ष कहा है। कुछ इसे पाश्चात्य एवं पूर्वी सभ्यता एवं संस्कृति के बीच संघर्ष कहते हैं। कुछ इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करार देते हैं, तो कुछ राष्ट्रवादियों ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम माना है। अर्थात 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में इतिहासकारों के बीच पर्याप्त मतभेद है। कुछ इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह बताया है, कुछ ने इसे धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी है, कुछ इसे श्वेत एवं कालों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए संघर्ष बताते हैं, कुछ इसे पाश्चात्य एवं पूर्वी सभ्यता एवं संस्कृति के बीच संघर्ष बताते हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करार देते हैं और कुछ राष्ट्रवादी ऐसे भी हैं जो इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इतिहासकार लॉरेंस एवं सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था तथा अन्य कुछ भी नहीं था। सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। लॉरेंस ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि ये पूरी तरह से सिपाही विद्रोह था, इसको हम तर्क की कसौटी पे परखते हैं तो हम पाते हैं, परंतु यह व्याख्या ठीक नहीं लगती। निस्संदेह यह एक विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ था, परंतु सभी स्थानों पर यह सेना तक सीमित न रहा। सभी सेनाओं ने भी विद्रोह नहीं किया। सेना का कुछ भाग सरकार की ओर से लड़ा। विद्रोही जनता के प्रत्येक वर्ग से आए थे। रीन्स के कथन से सहमत होना कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था भी बहुत कठिन है। विद्रोह की गर्मी में भिन्न भिन्न धर्मों के नैतिक नियमों का लड़ने वालों पर कोई नियंत्रण नहीं था। दोनों दलों ने अपनी अपनी ज्यादतियों को छिपाने के लिए धर्म ग्रंथों का आश्रय लिया। ना ही यह जातियों का युद्ध था। यह सत्य है कि भारत में श्वेत लोग एक और थे, अर्थात अंग्रेज एक और थे, परंतु सभी काले दूसरी ओर नहीं। भारतीयों को वो एक काले से संबोधित करते थे, माने भारतीय दूसरी ओर नहीं थे। कंपनी की सेना में काले अर्थात भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। भारतीय सैनिकों की संख्या कंपनी की सेना में ज्यादा थी, जिन्होंने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वास्तव में यह कहना ठीक होगा कि यह विद्रोह काले विद्रोहियों और काले लोगों द्वारा समर्थित गोरे शासकों के बीच युद्ध था। कहने का मतलब है हम लोग यह कह सकते हैं कि अंग्रेज तो एक और जरूर थे, लेकिन सभी भारतीय एक और नहीं थे। बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो अंग्रेजों की तरफ से लड़े और उनको विद्रोह को दबाने में उनकी सहायता की। तो यह हम कह सकते हैं कि यह ऐसा विद्रोह था जिसमें जो काले विद्रोही थे यानी भारतीय जो थे वो एक और थे और दूसरी ओर जो थे वे काले लोगों द्वारा समर्थित गोरे अर्थात भारतीयों के द्वारा समर्थित अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था। अब हम होम्स प्रसिद्ध इतिहासकार होम्स के अनुसार हम पाते हैं कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, परंतु इस विचार से भी संकीर्ण जाति भेद की गंध आती है। विद्रोह में दोनों पक्ष ही जातियों के दोषी थे। कहने का मतलब है होम्स महोदय ने बताया है कि यह बर्बर और सभ्यता के बीच युद्ध था, जिसमें उन्होंने भारतीयों को बर्बर कहा है और अपने आप को यानी अंग्रेजों को सभ्य बताया है। लेकिन इस विचार से भी हमें संकीर्णता की गंध मिलती है, क्योंकि देखेंगे इसका कारण क्या है। विद्रोह में दोनों पक्ष ही जातियों के दोषी थे। यदि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में कुछ भारतीयों ने यूरोपीय स्त्री तथा बच्चों की हत्या की थी, तो अंग्रेजों ने भी कई स्थानों पर वैसे अपराध किए थे जो भारतीयों से भी अधिक बर्बर और जघन्य थे। यानी
अंग्रेजों ने भी कई महिलाओं, बच्चे, बूढ़े सभी को नहीं छोड़ा था, सबकी हत्याएं की थी। वास्तव में दोनों और प्रतिशोध की भावना ने मनुष्य को अभिभूत कर दिया था। कोई भी राष्ट्र अथवा जाति इस प्रकार का अत्याचार करती है, सभ्य कहलाने का दावा नहीं कर सकती है। डिज़रेली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। उनके अनुसार यह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं, अपितु सचेत संयोग का परिणाम थी। यह एक सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम थी जो अवसर की प्रतीक्षा में थे। साम्राज्य का उत्थान और पतन चर्बी वाले कारतूस के मामले में नहीं होता। ऐसे विद्रोह उचित और पर्याप्त कारणों के एकत्र होने से होते हैं। वीर सावरकर ने भी इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 1826-27, 1831-32, 1848, 1854 के विद्रोह तो 1857 के विद्रोह के पूर्वाभ्यास थे। दो आधुनिक इतिहासकारों मजुमदार और डॉक्टर सेन ने समस्त उपलब्ध राजकीय तथा अराजकीय आलेखों का विस्तृत अध्ययन किया है। 1857 के विद्रोह पर दोनों विद्वानों में मतभेद हैं, परंतु दोनों इस बात से सहमत हैं कि 1857 के विद्रोह सचेत योजनाओं का परिणाम नहीं थी और न ही इसके पीछे कुशल और सिद्धहस्त व्यक्ति था। दोनों विद्वान इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रीयता भ्रूणावस्था में थी। डॉक्टर सेन का मत है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत केवल एक भौगोलिक कथन ही था। 1857 के पूर्व बंगालियों, पंजाबियों, महाराष्ट्रियों, मद्रासियों आदि ने कभी अनुभव नहीं किया था कि वे एक राष्ट्र के सदस्य हैं। इनके कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थे, जनसाधारण भी अच्छी स्थिति में नहीं थी। बहुसंख्यक जनता विद्रोह के समय तटस्थ और उदासीन रही। राष्ट्रवाद को आज हम जिस अर्थ में लेते हैं उस समय तक देश में नहीं आई थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहना ठीक नहीं है। डॉक्टर मजुमदार के अनुसार सैनिकों के व्यवहार और आचरण में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हम यह विश्वास करें अथवा यह कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध इसलिए लड़ रहे थे कि वे देश को स्वतंत्र करा सके। इस प्रकार से जब हमने समस्त विद्वानों के विचारों को देखा, विचार ही स्वरूप में आते हैं। अब हम इनका निष्कर्ष करते हैं। निष्कर्ष स्वरूप हम 1857 के विद्रोह के विश्लेषण के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस विद्रोह पर विभिन्न विद्वानों द्वारा विविध स्वरूप रखे गए तथा उन्हें साबित करने का प्रयास किया गया, परंतु सभी तथ्यों की बारीकी से जांच करने के पर ज्ञात होता है कि यह मात्र सिपाही विद्रोह नहीं था। साथ ही साथ इस विद्रोह ने ब्रिटिशों को व्यापक रूप से प्रभावित भी किया। इसी कारण यह सर्वमान्य रूप से कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह का वास्तविक स्वरूप जो भी रहा हो, परंतु शीघ्र ही यह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती बन गया। इस विद्रोह ने भावी राष्ट्रवादियों में ऊर्जा का नवसंचार किया तथा उनकी राजनीति को एक महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान की। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में आपकी सारी जो भी प्रश्न हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।